मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये। विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार उठी है ये। नमस्कार, जेएमडी न्यूज़ के लगातार चुनाव कवरेज में आपका स्वागत है। बिहार में एनडीए और आरजेडी के बीच कांटे का संघर्ष चल रहा है। बिल्कुल ऐसा कांटे का संघर्ष 129 सीट, 128 सीट, 131 सीट और वहीं दूसरी ओर 104 सीट, 105 सीट, एक तरीके से बहुत ही उलझाव वाला, उलट भरत वाला ये जो है बाकायदे चुनाव परिणाम आ रहे हैं। वहीं अगर हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें और सीधे सीधे हम मध्य प्रदेश की बात करें, हम अगर गुजरात की बात करें, तो बिहार को अगर हम छोड़ दें तो 3 जो ये राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी की शानदार बढ़त है। हम आज इसी पर चर्चा भी करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे और हमारे साथ हैं जेएमडी न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन डेस्क से सौम्या मिश्रा लाइव है। हम आइए उनसे जानेंगे कि क्या चल रहा है। सौम्या, यूपी में क्या है ताज़ा रुझान? बस यही लगातार जेएमडी कवरेज कर रहा है। लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से ऊपर नीचे रुझान जाते दिख रहे हैं। जहाँ अहम चीजों की बात करें तो आज गणना है। सीटों की अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले देवरिया सीट की बात करूँ, घाटमपुर जैसी सीटें जो है जहाँ पर बीजेपी की जो है बढ़त तेज होती लगातार जारी है, जहाँ पर शाम तक ये चीज क्लियर हो जाएगी कि कौन वहाँ पर जीतेगा। हालांकि बीजेपी के लगातार वहाँ बढ़त जारी है। अगर संघर्ष करने की बात करूँ तो अमरावती सीट पर जो है वहाँ पर संघर्ष चल रहा है, लेकिन वहाँ पर आगे चल रहे हैं। मल्हारी सीट जो है वो भी लगातार कांटे के चक्कर में बनी हुई है। ये तो बात रही 7 सीटों की, जो उत्तर प्रदेश की 7 सीटें हैं। और बाकी जो मध्य प्रदेश में, गुजरात में चुनाव है, आज मतगणना होती है, वहां पर लगातार बीजेपी अपना परचम लहरा रही है। अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो कांग्रेस जो उम्मीद जगा कर बैठी थी कि उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ इन उपचुनावों उसको खुशखबरी कहीं ना कहीं बना सकती है, लेकिन कहीं भी टक्कर में वो नजर नहीं आ रही है। सिर्फ यहाँ में तो 7 पर हम देख सकते हैं बढ़त है, लेकिन अगर हम अभी तैयारी नहीं कर सकते लेकिन दो सीटें जो है एक सपा के खाते की जाती नजर आ रही है और एक कांटे की है। और अब मैं बात करना चाहूंगी बिहार चुनाव की, क्योंकि बिहार का जो चुनाव है ये लगातार बड़े ही दिन से चर्चा में था, क्योंकि ये आम चुनाव की तरह नहीं है। ये बड़ा कांटे के टक्कर वाला चुनाव है, जहाँ एग्जिट पोल जब नतीजे एग्जिट पोल के आए, जब टीवी चैनलों ने दिखाया तो लोगों ने विश्वास कर लिया कि तेजस्वी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ रहे हैं। अपने दम पर तेजस्वी यादव ने अपना परचम बिहार में लहरा दिया है। लेकिन आज के जो नतीजे हैं, जो आज की गिनती जब से शुरू हुई, वोटिंग शुरू हुई है, उसके बाद असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। जहां पर मैं बात करूं बिहार की तो 166 सीटों पर जो है 5000 से कम वोट में वोटों की गिनती है, जहां पर बीजेपी और उसकी तेजस्वी यादव की जो पार्टी है उनमें लड़ाई चल रही है। 123 सीटों पर 3000 से कम की जो सीटें हैं और 80 सीटों पर 2000 कम वोटों से ही सिर्फ एक डिफरेंस बना हुआ है। तो यहाँ पर हम कांटे की टक्कर बोल सकते हैं कि चल रही है। जी, ये जो आपने बाद में ये आंकड़ा बता दिया कि बिहार में 166 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर 5000 जो है वोटों का उतार चढ़ाव है, 123 सीटों पर जो है
आपने कहा 3000 का है, आपने 80 सीटों पर जो है 2049 पर 1000, और आपने ये भी बता दिया कि ऐसी भी सीटें हैं 50 जिनमें 200 तक है और 7 सीटों पर 200 से कम है। इसका मतलब क्या, ये क्या आप कहना चाहती हैं इसके माने? देखिए, ये साफ तौर पर ये तो तभी क्लियर होगा रमेश जी जब शाम को, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने भी कह दिया है कि देर शाम तक ये मतगणना की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो सकेगी। जहां भी 25% से 30% तक ही जो है गिनती पूरी हो पाई है। अभी 3 करोड़ से अधिक वोटों की गिनती जो है वो बाकी है, लेकिन कांटे की टक्कर जिसको हम असल में कहते हैं वो इन सीटों पर चल रही है। जहां 200 से भी कम वोटों पे वहां कभी भी बाजी पलट सकती है। अगर बीजेपी आगे चल रही है, नीतीश की पार्टी आगे चल रही है, तो वहां पर तेजस्वी भी कहीं ना कहीं आगे बढ़त बना सकते हैं, या अगर तेजस्वी आगे है तो नीतीश भी उनका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच सकते हैं। तो इसको कहते हैं क्रांति की टक्कर हमें इन सीटों पर जो है नजर आ रही है। और अगर मैं कुल आंकड़े की बात करूं तो एनडीए जो है इस समय लीड कर रही है 126 सीटों से, और आरजेडी के पास जो है वो 106 है, और एलजेपी के पास जो है वो 2 सीटें हैं। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से एग्जिट पोल्स आए थे जिसमें साफ तौर पर जो है तेजस्वी यादव परचम लहरा रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे क्रिकेट की हम बात करते हैं कि अंत तक, एक बॉल तक हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन विजयी होगा, क्योंकि 1 रन और 1 बॉल से गेम पलट जाता है। तो इसी तरीके से बिहार का चुनाव भी हो गया है, जहां पर हम अभी तक ये नहीं अनुमान लगा पा रहे हैं कि कौन जीतेगा। कोई भी पार्टी खुलकर जश्न नहीं मना सकती है। ये कह सकूंगी कि कब नीतीश की मुख्यमंत्री के लिए अपना दावेदारी पेश कर सकते हैं, मतलब अपने आप घोषित करें, या तेजस्वी, तो इस वक्त दोनों ही लोग जो है वो शांति के साथ बैठे हुए हैं और बस शाम का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि शाम तक जो है तस्वीर वो काफी क्लियर हो जाएगी। नहीं तो आप जो ये कह रही हैं कि शाम तक तस्वीर क्लियर हो जाएगी, इसका आपके पास क्या आधार है कि तस्वीर क्लियर हो जाएगी? लोग तो ये कह रहे हैं कि जो इस समय रुझान का ट्रेंड चल रहा है यही बना रहेगा, माने कि एनडीए को ही बहुमत मिलने जा रहा है और जो है राजद को बहुमत नहीं मिलेगा, जैसे कि आपने बताया कि 126 सीट हो। तो ये कहने का मतलब है कि आप स्थिति क्या साफ करना चाहती है? क्या आपको लगता है कि स्थिति साफ होगी? देखिए, स्थिति की अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से उठा पटक चल रही है कि कभी आरजेडी आगे है तो कभी एनडीए आगे है, तो इससे यही साफ तौर पर शाम तक अनुमान जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहीं 200 सीटों से पीछे है, कहीं 200 वोटों से पीछे है, 5000, 2000, 3000, इस तरीके से। माने आपका कहना ये है कि जो वोट का कम है 200, 200 से कम, 1000, 2000, यहाँ पर पलटी मार सकती है। तो इसलिए आपका कहना ये है कि ये पक्ष कहीं पर भी जा सकता है, यही तो आपका कहना है ना? बिल्कुल कहीं पर भी जा सकता है। हालांकि नीतीश जब ये एग्जिट पोल आए थे तो नीतीश जी ने एक ही बात कही थी कि उनको अपने साइलेंट वोटरों और महिलाओं पे पूर्ण भरोसा है। तो अब शाम तक मैं जिस तस्वीर की बात कर रही हूँ, तस्वीर यही है कि शाम तक जो है ये तस्वीर कहीं ना कहीं क्लियर होती नजर आएगी कि क्या जो नीतीश ने कहा था इस एग्जिट पोल के आने के बाद कि उन्हें अपनी महिला वोटरों और साइलेंट वोटरों पर जो है भरोसा है, तो क्या वो बात सच हो जाएगी? क्या नीतीश जो है उनका जो एक कार्ड उन्होंने प्ले किया था कि आखिरी चुनाव है वो उनको बहुमत दे, वोट दे, तो क्या वो चल जाएगा? या फिर तेजस्वी ने जो वादा किया है 10 लाख नौकरी का जो मास्टर स्ट्रोक फेंका है, तो उस पर वो खड़े उतरेंगे? ये शाम तक, मैं बार बार कह रही हूँ, ये स्थिति शाम तक ही क्लियर हो पाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि अभी हम जो वोटों की गिनती है वो देर शाम तक चलेगी। अभी हम कुछ भी डिसीजन नहीं बता सकते, ना ये बता सकते हैं कौन आगे कौन पीछे। शाम जो है ये स्थितियां क्लियर होंगी। लेकिन ये बताइए कि ये वोटों की गिनती में देरी क्यों होगी, क्या कारण है? देखिए, जैसे कि बता दूं रमेश जी, अभी 25 से 30% जो है वो वोटिंग यहाँ पर हुई है, और अभी करीबन 55 से 60% जो है यहाँ पर बाकी है। तो उन्होंने बताया है कि जिस तरीके से धीरे धीरे आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्योंकि कभी 2000 तो कभी 3000, हालांकि इतने ज्यादा राउंड टेबल्स बिठा रखे गए हैं कि जल्द से जल्द ये कोशिश की जा रही है कि गिनती हो जाए और
सही सुरक्षित और स्पष्ट नतीजे जो हैं वो चुनाव आयोग सामने रख सके, इसलिए थोड़ी उन्होंने अभी से घोषणा कर दी है कि जो प्रत्याशी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मतलब भड़बड़ाए नहीं, ऐसी स्थिति में ना आए, देर शाम तक नतीजे क्लियर हो जाएंगे और ये भी पता चल जाएगा सौम्या कि बिहार की सीट पर किसका कब्जा है। सौम्या ये बताइए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी गिनती 20-25, क्यों अभी 20-25% या 30% गिनती हो पाए? क्या कारण? वोटर उतने ही हैं, प्रत्याशी वही लड़ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे है कि ये गिनती में देरी क्यों हो रही है? ये क्या कहते हैं चुनाव आयोग? देखिए, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि इस बार वोटिंग जो है वो अच्छी हुई है, वोटिंग जो है वो अच्छी हुई है, जहां इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं देरी होती नजर आ रही है, और जो प्रत्याशी है वो भी हर सीट से वो अच्छे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। जहां पर अगर मैं बात करूं आरजेडी और एनडीए दोनों से की बात करूं, क्योंकि सिर्फ यही दो पार्टियां हैं जो आमने सामने हैं, और कभी भी किसी के भी प्रत्याशी जो है वो आगे बढ़ सकते हैं और कभी भी जो है परिणाम है पलट सकता है। इस वजह से शायद देरी हो सकती है, और क्योंकि ईवीएम पे लगातार सवाल उठाए जाते हैं कि किस तरीके से ईवीएम जो भी पार्टियां, अपोजिट पार्टियां इस पे सवाल उठाती हैं, साथ ही कोरोना काल भी चल रहा है, तो उन्हें सुरक्षा के मद्देनजर सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए नतीजे देने हैं। उसके तहत कहीं ना कहीं थोड़ी देरी होगी, ज्यादा नहीं। उन्होंने कहा देर शाम तक, इसका मतलब ये नहीं कि रात हो जाएगी, देर शाम तक नतीजे मेरे और आपके सामने जरूर होंगे। देखिए, एक जो मैं समझता हूं कि देरी का एक बड़ा कारण ये भी है कि कोरोना के कारण जो पोलिंग बूथ थे, जहां पर 73,000 हुआ करते थे, इस बार 1,06,551 हो गए हैं, बढ़ा दिए गए थे। 45% पोलिंग बूथ बढ़ा दिए गए, जिसके कारण जो है देरी होगी। एक इसका कारण एक ये भी है, और यही, और जो मतगणना के राउंड हैं 24 से लेकर के 51 तक होंगे, इसलिए भी देरी होने का कारण यही है। एक बात आपने बताई, ये भी बात बताना चाहूंगी कि बिहार में बस 4 करोड़ जो है वोट पड़े थे, और अभी तक 1 करोड़ वोटों की गिनती ही हो पाई है, क्योंकि जैसा कि आप भी बता रहे हैं, कोरोना की वजह से जो बूथ है उन्हें भी बढ़ा दिया गया है, जो राउंड टेबल्स हैं जिनमें मतगणना जो टेबल्स में होती वो भी बढ़ा दी गई है, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स हमें फॉलो करने हैं वो भी चुनाव आयोग जो है प्रॉपरली फॉलो कर रहा है कि किसी भी तरह की भगदड़ ना होने पाए। अगर जश्न मनाने के है तो उसका भी उन्होंने अच्छा इंतजाम कर रखा है कि सब लोग एक दायरे के अंदर रहें, प्रोटोकॉल्स का पालन करें, तो इस वजह से कहीं ना कहीं देरी होती नजर आ रही है। सौम्या, एक बात अभी आप कह रही थी कि महिला वोटर और साइलेंट वोटर का बड़ा भरोसा है और नीतीश जी को, तो ये क्यों भरोसा है? क्या ऐसा कुछ हो गया जो महिला वोटर उनको वोट देंगी, या क्या इसका आधार है साइलेंट वोटर का, बता पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। नीतीश 15 साल से मुख्यमंत्री हैं बिहार में। पहले 5 साल से उन्होंने जबरदस्त काम किया, लगातार वो लेकिन अगर मैं निराशा की बात करूं तो इस बार जो निराशा उनको देखने को मिली थी चुनाव में, जब बात की, मीडिया ने लोगों से बात की, उनके पास जाकर पूछा, तो कहीं ना कहीं वो नीतीश से इसीलिए नाराज थे क्योंकि जो वो चाह रहे थे, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस थी नीतीश सरकार से, वो कहीं ना कहीं वो पूरी नहीं होती दिखाई दी, नहीं दिखाई दी। बाढ़ की बात करूं, बिहार में बहुत बाढ़ आती है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो लोग थे वो नाराज थे, और कोरोना की वजह से जो वहां लोग आए, उनका मानना था कि बिहार में वो व्यवस्थाएं मजदूरों के लिए नहीं की गई जो अन्य राज्यों में, नाराजगी की बहुत बड़ी वजह है। लेकिन उसके बाद भी नीतीश को महिला वोटों पे काफी विश्वास था। शायद इसका कारण ये हो सकता है कि जो लालू का जो जंगल राज था उससे महिलाएं बाहर आना चाहती थी। जो शराबबंदी नीतीश सरकार में हुई वो महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बात है। महिलाएं और तेजस्वी यादव और कांग्रेस ने फिर से ये वादा किया कि वो राजस्व को बढ़ावा देंगे, शराब खुलवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शराब बंद तो हो गई है लेकिन दुगने रेटों में चुपचाप खरीदी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये महिलाएं शायद ये चुपचाप सुन रही होंगी, समझ रही होंगी, और उन्होंने अपने से ये डिसीजन लेकर, ये नीतीश ने जो सोचा होगा कि इस तरीके से महिलाएं सोचेंगी कि शराब को महिलाएं कभी नहीं चाहती कि वो खुले, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत पीड़ा उठानी पड़ती है उनको जब इस तरह की कृत्य उनके घर पर होते हैं। और साथ ही जो साइलेंट वोटरों की बात की, जो खुल के ये नहीं कहते कि वो किसको वोट देंगे, वो किसका सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें क्या नहीं पसंद आ रहा है,
तो कहीं ना कहीं नीतीश को ये भरोसा था कि महिला और साइलेंट वोटर उनके तरफ जाएंगे। ये बात सौम्या ने बिल्कुल ठीक की है, और मैं आपको इसका एक आधार भी बता दूं कि 2015 के विधानसभा चुनाव में और अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला था, पुरुषों से ज्यादा, और वो भी 5 से लेकर के 6% तक ज्यादा वोट डाला था। इसीलिए नीतीश कुमार को इस पर भरोसा था। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार को ये लग रहा था कि महिला वोटर और साइलेंट वोटर जो लाभार्थी है वो उनकी ओर जाएगा और उससे उनको लाभ मिलेगा। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपका इतने सालों से आपने कई चुनाव इस तरीके से देखे जहां कभी ऊपर तो कभी नीचे इस तरीके से जाते दिखाई दे रहे हैं। बिहार का ये जो चुनाव है ये काफी मनोरंजक हो चुका है, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि कोई भी पार्टी ये खुशी मना ही नहीं पा रही है कि किसका मुख्यमंत्री बनेगा, ना ही आरजेडी ना ही एनडीए। तो इस तरीके के चुनाव आपने अपने सफर में काफी देखे होंगे, तो क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से ये चुनाव परिणाम आएंगे, क्या बदलाव होगा? देखिए, एक बात आप भली प्रकार से समझ लीजिए कि बिहार का मतदाता बड़ा जागरूक है और वो परिस्थितियों को समझता है, और ये भी बात बिल्कुल सही है कि बिहार में जात के आधार पर वोट पड़ता है, इसमें भी दो राय नहीं है। तो जात का भी आधार और बिहार का मतदाता बड़ा जागरूक होता है, वो समझता है, पढ़ा लिखा। आपको मालूम है कि 1/3 जो आईएएस अफसर होते हैं वो बिहार के ही होते हैं। तो बिहार में इसी प्रकार से आप देखिए हमारी मीडिया में भी बिहार के लोग सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनमें पढ़ने की, एक अध्ययन करने की क्षमता होती है। दूसरी बात आपको ये बताएं कि जो अभी एग्जिट पोल आया और उसके विपरीत ये परिणाम दिखाई दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं हुआ है। जब आप देखिए कि 2005, 2010, 2015 में भी इसी तरीके के एग्जिट पोल आए थे कि साहब नीतीश सरकार बन रही है कि नहीं बन रही है, लेकिन जो रिजल्ट आए वो उसके उलट आए या बहुत अंतर से आए। ऐसा नहीं हुआ कि एक बार तो ये हुआ कि जैसे कि आज आप देख रही थी कि महागठबंधन सवेरे से चल रहा था, एकदम एनडीए आ गई। ठीक इसी प्रकार से एक समय ऐसा था कि जब जेडीयू बिल्कुल तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, बीजेपी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन एकदम राजद आगे आ गई थी। ऐसी परिस्थितियां भी हुई हैं। यही कारण है कि बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प होता है। बिहार का वोटर साइलेंट तो होता है, लेकिन वो तबका होता है, एक तो जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो लाभार्थी जो है होता है वो होता है, और दूसरा जैसा कि महिलाएं हैं, आपने देखा होगा कि जो तेजस्वी यादव की बड़ी बड़ी रैलियां जरूर हुई हैं, लेकिन वहां पर महिलाओं की संख्या नहीं दिखी है। और ये बात भी लोगों में कहीं ना कहीं है कि ठीक है, अगर राजद एक बार फिर आ गई तो फिर उसी तरीके का राज्य आएगा, एक मन में ये भी है। लेकिन वास्तव में मतदाता ने किस पर मोहर लगाई है, नीतीश के कार्यों पर या तेजस्वी के वादे पर, ये तो अभी शाम तक पता लग पाएगा। लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि बिहार बहुत जागरूक है। भले ही वहाँ पर यूनिवर्सिटीज अच्छी ना हो, भले ही वहाँ पर पढ़ाई की व्यवस्था ना हो, भले ही वहाँ पर संसाधन ना हो, मेडिकल के लिए लोगों को बाहर पढ़ने आना हो, लेकिन वहाँ पर व्यवस्थाएं जो भी हो, लेकिन वहाँ के लोग काफ़ी जागरूक होते हैं, प्रबुद्ध वर्ग के होते हैं, उनमें मेधा होती है, इसमें भी दो राय नहीं है। ये है मुख्य कारण बिहार का, बिहार के कल्चर का, बिहार के नेचर का। जी रमेश जी, जैसे कि आपने बताया कि किस तरीके से बिहार का चुनाव है जो होता है कि वहां पर भले ही विकास ना होता हो, लेकिन जो वहाँ का वोटर है वो काफी जागरूकता के साथ, बहुत समझदारी के साथ वोट करता है। जैसे कि आपने बताया कि तेजस्वी की जो रैलियां होती थी वो 15 मिनट ही देते थे अपनी रैली को, लेकिन एक जबरदस्त लहर, एक जबरदस्त भीड़ देखने को मिलती थी। और शायद एग्जिट पोल में जो चीजें दिखाई गई वो इन्हीं भीड़ को देखते हुए दिखाई गई कि किस तरीके से लोग अपने युवा नेता को पसंद कर रहे हैं।
लेकिन जो महिलाओं की बात की जाए संख्या की, वो नदारद दिखी थी तेजस्वी की रैली से, इसीलिए शायद नीतीश को भरोसा था कि महिलाएं जो है वो चुपचाप होगी। कहीं ना कहीं उन्हें भी साइलेंट वोटर की गिनती में नीतीश गिन रहे थे कि साइलेंट वोटर उनका महिलाएं ही हो सकती है, और महिलाओं की जो वोटों की संख्या है वहां वो पुरुषों से अधिक है। हाँ जी सौम्य, ये बताइए कि अगर मैं बिहार से हटकर फिर आपसे यूपी में बात करूं तो यूपी में कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर जी। अभी भी संघर्ष हो रहा है, बताएंगे? जी बिल्कुल, संघर्ष की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की 5 सीटें जो है वो पूरी क्लीन चिट देती नजर आ रही है कि उन्हें पूरी तरह से क्लीन चिट वहां पर बीजेपी को दिख रही है। लेकिन अगर संघर्ष की बात की जाए तो अमरोहा एक ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां पर सपा जो है वो आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं दिखाई भी दे रहा है कि सपा वहां से विजयी हो सकती है। लेकिन वही मैं कहूंगी कि ये क्रिकेट है एक तरीके का, जहां पर आखिरी बॉल तक हम ये नहीं अनुमान लगा सकते कि कौन सी टीम विजयी होगी, लेकिन साफ तौर पर नजर यही आ रहा है कि सपा जो है वो आगे बढ़ेगी। और मल्हानी जो सीट है वहां पर भी कहीं ना कहीं बीजेपी हालांकि आगे है, लेकिन वही कुछ डिफरेंस से, कुछ वोटों की संख्या से आगे पीछे हो रहा है वहां पर भी। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ में है घाटमपुर के भाजपा प्रत्याशी उपेंद्र पासवान, जिन्हें जीत का पूरा भरोसा है। आइए सुनिए क्या कहते हैं वो जेएमडी न्यूज से। जनार्दन का भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के प्रत्येक कार्यकर्ता को श्रेय जाता है, इसमें अकेला किसी का भी श्रेय नहीं। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो कमल रानी वरुण थी उन्होंने जो धरातल पर काम किया उसका लाभ आपको जनता ने दिया है? निश्चित रूप से कमल रानी जी का आशीर्वाद मुझको स्वर्ग से मिल रहा है, उनके विकास किए गए कार्य उसका भी मुझको लाभ मिल रहा है, और निश्चित रूप से उनके जो अधूरे सपने उनको पूरे करने का कार्य उपेंद्र पासवान करेंगे। अच्छा, किसानों की जो बड़ी समस्याएं हैं वो आपके क्षेत्र में है, तो उसके लिए कुछ काम करना चाहेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में क्या काम? किसानों के लिए अभी आप लोगों ने देखा होगा किसान बिल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने बनाया है, उसको और नीचे तक जनता तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग भ्रम फैलाने का विपक्ष के लोग कार्य कर रहे हैं, जनता के दरवाजे जाकर के किसान बिल के विषय में समझाएंगे, और निश्चित रूप से किसानों की समस्याएं भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपने सुना भाजपा के प्रत्याशी बिल्कुल जीत की ओर है। हालांकि उन्हें शुरुआत में बीएसपी से टक्कर लेनी पड़ी थी, परेशानी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब वो लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। उपेंद्र पासवान एक शिक्षक हैं, उनके बारे में ये कहा गया, मुख्यमंत्री ने स्वयं अपनी मीटिंग में, कि उपेंद्र पासवान को टिकट पार्टी ने दिया, उन्होंने मांगा नहीं था। माने कि कहीं ना कहीं कुछ टिकट को लेकर के था मन में, स्थिति स्पष्ट की गई। और उपेंद्र पासवान यही बिनेशडी इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं, जहां से हमारे स्नातक क्षेत्र के विधायक अरुण पाठक भी हैं। तो बिनेशडी इंटर कॉलेज को अब एक दूसरा तोहफा भी मिलने जा रहा है, उपेंद्र पासवान का विधायक बनना। मैं सौम्या, आपने उपेंद्र पासवान के बारे में सुना, वहाँ पर जो संघर्ष चल रहा था, बीएसपी थी, सपा थी, कांग्रेस थी, क्या वहाँ की स्थिति को आप एलोबरेट कर सकती हैं, क्या हो रहा था वहाँ पे? देखिए, जो वहाँ की स्थिति है, जिस तरीके से आपने बताया कि वहाँ पर बीजेपी, बसपा और सपा तीनों ही आपस में लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर उनके जो प्रत्याशी थे उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने टिकट नहीं मांगी, उनको टिकट मिली। तो अब यही देखना होगा कि कौन वहां पर कांटे की टक्कर के बाद आगे बढ़ता है, कौन विजयी होता है। हालांकि वहां पर संघर्ष लगातार जारी है, जैसे कि खुद प्रत्याशी भी बता रहे, तो हम तो यहाँ है वो प्रत्याशी खुद अपने ये चीज रियलाइज कर रहा होगा कि किस तरह वो जीतेंगे, वो नहीं जीतेंगे। कांटे की टक्कर बनी हुई है वहां पर, अब देखने वाली बात होगी कि कौन वहां से विजयी होगा।
लेकिन वहाँ पर अगर देखा जाए तो बीजेपी तो अपनी हनक के साथ थी, लेकिन सपा के जो इंद्रजीत कोरी थे वो भी एक प्रभावशाली प्रत्याशी थे। कांग्रेस के डॉक्टर कृपाशंकर भी प्रत्याशी बहुत ही प्रभावशाली थे, और बिल्कुल कुलदीप संकवार बीएसपी के भी। अगर इन तीनों की मैं बात करूं, इनसे बड़ी उम्मीदें थी सपा को भी और कांग्रेस को भी, वो पूरी नहीं होती थी। क्या इस बारे में कुछ आप बता पाएंगे? देखिए, जैसे कि हम कह रहे हैं कि लगातार की मोदी की लहर है, बीजेपी लहर है, लेकिन प्रत्याशी की खुद की भी एक पर्सनालिटी की लहर होती है कि अगर भले ही बीजेपी की लहर चल रही हो, सपा की लहर चल रही हो या कांग्रेस की चल रही हो, लेकिन अगर प्रत्याशी खुद में सक्षम है, शक्तिशाली है, तो उसको हारने से या उसको डिफीट कोई नहीं कर सकता। तो शायद कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर प्रत्याशी स्वयं में बहुत पावरफुल है और लोग उनको एज अ प्रत्याशी देख रहे हैं, ना कि एज अ पार्टी। या बीएसपी, जैसे कि आपने बताया, कांग्रेस की भी जो वहां पर प्रत्याशी वो काफी दमदार है, बसपा के प्रत्याशी जो है वो भी काफी दमदार है, और सपा के भी वहां पर काफी दमदार। तो यहाँ पर बीजेपी फैक्टर जो है वो शायद चलता नहीं नजर आ रहा है। यहाँ पर इंडिविजुअल देखा जा रहा है, प्रत्याशी को स्वयं देखा जा रहा है। लोगों ने शायद प्रत्याशी को देखकर ही वोट किया है, इसीलिए वहां पर कांटे का संघर्ष लगातार जारी है। मैं ये भी जरा जानना चाहता हूँ कि योगी आदित्यनाथ का इतना अच्छा कार्य चल रहा है, सब मंत्री भी जा रहे हैं, उसके बावजूद ये कांटे का संघर्ष क्यों हो गया? अपने घाटमपुर में, अमरोहा में, कहीं ना कहीं देवरिया में भी हुआ लेकिन बच गया। फिर उसके बाद मल्हानी में जारी है, जौनपुर में जारी है। इसका कारण आप क्या मानती हैं? क्या कोई जातिगत वोट का आधार है, या कोई वहाँ पर कोई नया इशू खड़ा हो गया था, या कुछ योगी सरकार से कुछ नाराजगी है? क्या मानती हैं आप, कुछ बता सकती हैं? देखिए रमेश जी, लगातार जो घटनाएं हो रही थी, कहीं ना कहीं ये एक लहर चली या ये बात उड़ने लगी कि योगी आदित्यनाथ पे जो जनता है जो वो खफा होती नजर आ रही है। हालांकि उन्होंने काफी रैलियां की और जनता को वापस से अपने तरफ लाने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं रैलियों के जरिए, लेकिन ये जो नाराजगी है, अगर उनके प्रत्याशी जो पहले काबिज थे वो किसी न किसी, जहां उपचुनाव हुए, किसी न किसी कारण से निकाले गए या हटे, तो उस पर जब दोबारा चुनाव हो रहे हैं तो जो मतदाता है वो एक बार पुनः उसको विचार करने का मौका मिला, तो वो पुनः विचार कर वोट कर रहा है। और जहां संघर्ष की स्थिति है वहां साफ तौर पर ये स्थिति जरूर है कि जो मतदाता है उसने पुनः विचार जरूर किया है, इसीलिए संघर्ष है। क्योंकि अगर वो मतदाता पुनः विचार नहीं करता तो हम साफ तौर पर उस क्लीन स्वाइप जो है वो बीजेपी को मिलती देख सकते थे, लेकिन संघर्ष की स्थिति है, इसका मतलब मतदाता ने जरूर पुनः विचार किया है और कहीं ना कहीं जो अपनी नाराजगी, जो असंतोष उसे हुआ है वो जाहिर हो रहा है इस पर। क्या इसमें आप जातिगत समीकरण नहीं मानती हैं? साफ तौर पर जातिगत समीकरण की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो जाति पर ही कहीं ना कहीं अभी भी टिकी हुई है। यहाँ विकास की बात कम, जाति की बात ज्यादा होती है। जब हम चुनावों में देखते हैं, जब नतीजे आते हैं और जिस तरीके से प्रचार प्रसार होता है, तो उसमें साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि किस तरीके से जो जातिवाद का मुद्दा है वो हावी है। चाहे वो किसी भी चीज की बात हो, अभी परशुराम की ही बात ले लीजिए कि अखिलेश यादव हो, प्रियंका गांधी हो, वो साफ तौर पर अगर उनकी सरकार आई तो परशुराम की एक भव्य मूर्ति तैयार की जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो शायद राम मंदिर से प्रभावित हुए कि बीजेपी ने जो अपना मुद्दा पकड़ा राम मंदिर निर्माण का, उसके पहले जो संघर्ष रहा उससे उन्हें काफी फायदा मिला, तो शायद वो भी इसी तरीके के किसी मुद्दे को पकड़कर आगे बढ़ना चाह रहे थे। तो वो साफ तौर पर जो ये पार्टियां हैं वो ये समझ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में है जो जातिवाद राजनीति जो है वो काफी हावी है, लोगों के मन मस्तिष्क से अभी जो जाति का जो भ्रम है वो निकल नहीं रहा, वो विकास की तरफ अभी भी उत्तर प्रदेश के वासी वो नहीं जाते नजर आ रहे हैं। अगर ग्रामीण की बात करूं तो वहां ये चीजें जो है वो ज्यादा देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या, बहुत अच्छे ढंग से आपने विश्लेषण किया। और निश्चित रूप से जो सौम्या कह रही थी कि ये जो भी संघर्ष दिखता है ये कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण भी होता है, स्थानीय मुद्दों को लेकर के कुछ नाराजगी भी होती है। हालांकि
बीजेपी ने अपने धुआंधार चुनाव कैंपेन से इस नाराजगी को न तो झलकने दिया, बल्कि उस नाराजगी को खत्म करने का भी प्रयास किया है। आज जरूरत इसी बात की है कि राजनीतिक दलों को ये सोचना होगा, 2022 का चुनाव सामने है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि बीजेपी का तो चिंतन मंथन चला करता है, लेकिन विपक्ष को भी अब करना पड़ेगा और साथ में ये सोचना होगा वो कौन सा मुद्दा लाया जाए, वो कौन सी बात प्रस्तुत की जाए, वो कौन से विचार लाए जाए, कौन सा वो आधार बनाया जाए, कौन सा नया आधार तलाशा जाए, ताकि हम जनता में विश्वास भी पैदा कर सकें और जो सत्ता की राजनीति कर रहे हैं उसमें भी हमें सफलता मिले। देखते रहिए जेएमडी न्यूज़। नमस्कार। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये, विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार। बढ़त बना रखी है, जिसको लेकर हमारे साथ बीजेपी कैंडिडेट हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कुछ जनता को अपने सराहना करेंगे और कितना जो जिस तरीके से बढ़त बना रखी है तो किसका श्रेय मानते हैं? बढ़त का श्रेय, जीत का श्रेय पूर्ण रूप से घाटमपुर विधानसभा के प्रत्येक मतदाता का जाता है। घाटमपुर विधानसभा के अंतर्गत रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को बूथ स्तर के, सेक्टर के, मंडल के, जिले के, संयुक्त रूप से वहाँ की जनता जनार्दन, मतदाता और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को संयुक्त रूप से मैं तहे दिल से उनका नमन करता हूँ। उन्हीं को सारा श्रेय जाता है जीत के लिए। उपेंद्र जी, जिस तरीके से शुरुआती रुझान आए थे, बसपा ने अपने बढ़त बनाई थी, अब जो भारतीय जनता पार्टी की जो बढ़त चल रही है, इसको लेकर क्या लगता है आपको? क्या जो विपक्ष है वो फिर से बढ़त बनाएगा? अभी जो कुछ मतदान बचे हुए हैं उसको लेकर क्या लगता है आपको, क्या कहना चाहिए? अब आप सबके बीच में है, आप सब लोगों के सामने है जो चल रहा है। मेरे इस विषय में अभी कहना कुछ जल्दबाजी है। क्या कुछ विकास के कार्य रहेंगे? विकास के कार्य के विषय में मैंने आपको बताया, मतगणना कार्य पूर्ण होगी तो दूसरी बार आप सब लोगों के साथ बैठ के इस विषय में। नवयुग में नव क्रांति की जलती मशाल है ये, दिल का है दिल वाला और हिम्मत विशाल है ये, है गरीब का संबल मजबूरों की ढाल है ये, भाई सखा बेटा सबका रखता ख्याल है ये, विजयी होगा बिहार और जन जन की होगी विजय, एक स्वर में हर घर घर से ललकार।